आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग हिस्ट्री का पार्ट 11 कर रहे हैं और चैप्टर भी 11 है। तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम अपने एग्जाम के पर्पस से एनसीईआरटी सीरीज को कवर कर रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि हर्षचरिता को किसने लिखा था और समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट कौन थे? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर बीपीएससी या पीएससी में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ऐसे एनसीईआरटी से रिलेटेड बीपीएससी या पीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रशस्ति के बारे में बता रहा है कि प्रशस्ति होते क्या थे। तो समुद्रगुप्त जो कि गुप्त डायनेस्टी के रूलर थे, जिनके बारे में हम कैसे पता लगाते हैं, तो एक अशोकन पिलर है इलाहाबाद यानी कि अभी के प्रयागराज में, वहां से एक प्रशस्ति मिलता है। प्रशस्ति का अर्थ होता है इन प्रेज ऑफ, यानी कि प्रशंसा। ये प्रशस्ति हरिसेन ने लिखा था। हरिसेन जो कि इनके कोर्ट पोएट थे और इन्होंने इसे 345 सी में लिखा था। ये जो प्रशस्ति है इसका पूरा नाम होता है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि यहाँ पे आधा लिखा है। तो इस प्रयाग प्रशस्ति से हम समुद्रगुप्त के बारे में पता लगाते हैं। और प्रशस्ति और भी कई राजाओं के लिए लिखा गया था, उनमें से कुछ के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी जो कि सतवाहना डायनेस्टी के रूलर थे, और भी कई इंपॉर्टेंट रूलर रहे थे इनके ऊपर प्रशस्ति लिखा गया था। अब देखिए समुद्रगुप्त के प्रशस्ति में और क्या क्या लिखा है। तो वो कह रहे हैं हरिसेन एक पोएम के तौर पे लिखे हैं कि वो एक ऐसे योद्धा थे जो हर बैटल को जीतते आए थे और वो एक बहुत ही महान कवि थे। समुद्रगुप्त को कह रहे हैं कि ये एक महान कवि थे। और यहाँ पे देखिए एक पोएम की मदद से समुद्रगुप्त के बारे में उन्होंने और भी कुछ बताया है, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनका शरीर अत्यंत मनमोहक था, जो युद्ध, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, तलवार, लोहे की गदाओं, कांटेदार तीर, लंबे तीर और अनेक हथियारों से लगे सैकड़ों घाव के निशानों को प्रचुर सुंदरता से, ऐसा ये हरिसेन कह रहे हैं समुद्रगुप्त के बारे में। अब देखिए यहाँ पे एक मैप के बारे में बता रहा है, जो पेज नंबर 113 में हमें आगे मिलेगा। उसमें जो ग्रीन कलर से शेड किया हुआ एरिया है वहाँ पे सबसे ज्यादा प्रशस्ति मिले हैं। अब हरिसेन प्रशस्ति में लिखे हैं कि 4 प्रकार के रूलर्स होते थे और समुद्रगुप्त के पॉलिसीज उनके लिए क्या होते थे। तो पहला जो था वो रूलर्स थे आर्यावर्त के। वहां पे 9 रूलर्स थे जिन्हें सत्ता से हटा करके साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया था, समुद्रगुप्त के एम्पायर का। फिर दूसरे तरह के जो होते थे वो रूलर दक्षिणापथा थे, यानी साउथ वाले। यहाँ पे 12 रूलर्स थे और ये पराजित होने पर आत्मसमर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं हारने के बाद। तो समुद्रगुप्त इन्हें दोबारा से रूल करने के लिए अलाउ कर देते हैं। और जो तीसरे तरह के थे, जो असम हो गए, कोस्टल बंगाल हो गया, नेपाल हो गया, और कुछ गण या संघ जो हम लोगों ने पिछले 6 चैप्टर में पढ़ा था, इनके अंदर में यानी कि इन राज्य के भीतर घेरा कर दिया गया था और यहाँ के लोग ट्रिब्यूट्स लाते थे राजा के लिए यानी समुद्रगुप्त के लिए, और उनके ऑर्डर्स को मानते थे और कोर्ट को अटेंड करते थे। अब चौथे तरह के जो रूलर्स थे वो मैप में ब्लू कलर से दिखाया है, जो कि कुषाण, शाका और रूलर ऑफ श्रीलंका के वंशज थे। उन्होंने अपनी बेटियों को समुद्रगुप्त से ब्याह कर दिया था। तो इस तरह से 4 प्रकार के उन्होंने बताया रूलर्स के बारे में। अब देखिए यहाँ पे इस कॉइन पे जो ये व्यक्ति आपको वीणा बजाते हुए दिख रहा है, ये और कोई नहीं है, समुद्रगुप्त थे। उन्होंने ये कॉइन पे छपवाया था। इससे यह पता लगता है कि वो कितने वर्सटाइल थे। एक योद्धा भी थे, एक पोएट भी थे और वीणा भी बजाते थे। तो अब देखिए आगे यहाँ पे ये मैप है, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है तो यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, फिर भी यहाँ पे जो मेंशन है आप देख सकते हैं आर्यावर्त यही वाला एरिया है। और जो थोड़ा डार्क में दिख रहा है यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रशस्ति मिले हैं। और ये कुछ ऑर्डर स्टेट्स हैं और ये जो डॉट्स दिख रहे हैं मेन डॉट्स, यहाँ तक उन्होंने एक्सटेंड कर रखा था। तो अब आगे देखते हैं। अब बता रहा है जेनियोलॉजीज यानी कि वंशावली। तो उन प्रशस्ति से हमें एक राजा की वंशावली भी पता लगती है, उसमें बताया गया है, उसमें लिखा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बता रहा है कि समुद्रगुप्त के जो माता थी उनका नाम था कुमारा देवी।
जो कि लिच्छवी गण से बिलोंग करती थी और उनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त वो चंद्रगुप्त मौर्य वाले नहीं है, ये दूसरे हैं। और इन्होंने टाइटल एज्यूम किया था जो कि महाराजा धीराज था और यही टाइटल समुद्रगुप्त ने भी यूज किया था। वहीं प्रशस्ति में इनके जो परदादा थे उन्हें महाराजा करके लिखा गया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त टू के बारे में बता रहा है जो कि समुद्रगुप्त के पुत्र थे। इनके बारे में हम क्वाइंस और इंस्क्रिप्शन से जानते हैं, जिन्होंने शाका के रूलर को हराया था जिनका नाम था रुद्र सिम्हा III। ठीक है, इन्हें चंद्रगुप्त टू ने हराया था और वहीं इन्होंने वेस्ट इंडिया तक एक्सपैंड किया था अपने किंगडम को। इनके कोर्ट में बहुत ही शिक्षित विद्वान व्यक्ति थे, जैसे कि कालिदास कवि, आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, तो इतने विद्वान व्यक्ति इनके कोर्ट में थे। अब हर्षवर्धन और हर्षचरिता के बारे में कह रहा है, तो हर्षवर्धन जो थे ये पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये सब हमें याद रखना है। इनका जो रेन था ये 606 से लेकर के 647 CE के अराउंड था। ठीक है, इन्हीं के बीच था। इनके जो कोर्ट पोएट थे उनका नाम भानभट्टा था, जिन्होंने हर्षवर्धन के ऊपर बायोग्राफी लिखी थी और उसका नाम उन्होंने हर्षचरिता दिया था जो कि संस्कृत में था। हर्षवर्धन के कोर्ट में शानजांग आए थे 7th सेंचुरी, जो कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा समय तक समय बिताते हैं शानजांग। अब कह रहा है कि जो हर्ष थे वो बड़े पुत्र नहीं थे, उन्हें राजा बनना पड़ा थानेसर जो कि हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र। ठीक है, क्योंकि उनके पिता और उनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है। तो हर्षवर्धन जो थे वो बस मात्र 16 वर्ष के थे जब वह राजा बनते हैं। वहीं इनके जो ब्रदर इन लॉ थे, यानी कि इनकी बहन के जो पति थे, वो कन्नौज के रूलर थे। उनका नाम था ग्रहवर्मन। ये सब हमें याद रखना है। ग्रहवर्मन की मृत्यु हो जाती है जब वो बंगाल के रूलर से लड़ रहे होते हैं, शशांक से, और वो हार जाते हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो हर्षवर्धन थे उन्होंने शशांक से बदला लिया ग्रहवर्मन का और वहीं बंगाल को कैप्चर कर लिया। साथ ही साथ जो कन्नौज बिना राजा के था उसे हर्षवर्धन ने अपने किंगडम में शामिल कर लिया। तो हर्षवर्धन मगध और बंगाल को कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद वो नर्मदा को क्रॉस करके दक्कन की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि पुलकेशिन II जो कि चालुक्य डायनेस्टी का राजा था वो हर्षवर्धन को हरा देता है, जिससे हर्षवर्धन वहीं पे थम जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे पल्लवास, चालुक्य और पुलकेशिन के बारे में प्रशस्ति में क्या क्या बताया है वो हम देखते हैं। पल्लवा, चालुक्य और पुलकेशिन जो थे वो साउथ इंडियन रूलर्स थे। पल्लवा का जो कैपिटल था वो कांचीपुरम था जो कि कावेरी डेल्टा तक था, और जो चालुक्य का जो सेंटर था वो रायचोर दोआब, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में था। वहीं चालुक्य का कैपिटल अहिहोल था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर और रिलीजियस सेंटर था, जहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में टेम्पल्स बनाए गए थे। पल्लवा और चालुक्य जो थे वो एक दूसरे पर हमेशा रेड करते रहते थे, खासकर एक दूसरे के कैपिटल सिटी पे। अब यहाँ पे पुलकेशिन II के बारे में कह रहा है जो कि चालुक्य रूलर थे, जिनका कोर्ट पोएट रवि कीर्ति था। रवि कीर्ति ने प्रशस्ति लिखा है पुलकेशिन II के ऊपर, जिसमें वो बता रहे हैं कि पुलकेशिन II जो थे वो किंगडम अपने अंकल से लेते हैं। वहीं पे पुलकेशिन II सैन्य अभियान करते हैं वेस्ट और ईस्टर्न कोस्ट पे। तो इस प्रशस्ति में रवि कीर्ति हैं वो एक पोएम लिखे हैं जिसमें वो कह रहे हैं पुलकेशिन ने हर्ष को हरा दिया था। यहाँ पे हर्ष का अर्थ वो हैप्पीनेस कहते हैं, और वो कह रहे हैं कि हर्ष जो थे वो हर्ष नहीं रहे जब पुलकेशिन ने उन पे अटैक किया, जिन्होंने कांचीपुरम के दीवारों के पीछे अपना शरण ले लिया। ऐसा रवि कीर्ति कह रहे हैं प्रशस्ति में। अब यहाँ पे कह रहा है कि चालुक्य की जीत ज्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि पल्लवा और चालुक्य को आखिर में राष्ट्रकूट और चोला डायनेस्टी ने
खत्म कर दिया था। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो लैंड रेवेन्यू होता था वो इम्पोर्टेंट होता था पहले के समय में। जो विलेज था वो इम्पोर्टेंट बेसिक यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का, जहाँ पे फिर धीरे धीरे न्यू डेवलपमेंट्स हुई और कुछ स्टेप लिए गए राजाओं के द्वारा ताकि वो आदमी और महिलाओं का सपोर्ट जीत सके। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में बता रहा है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट जो थे वो हेरिडेटरी थे, जैसे कि हरिसेन जो कि महादंड नायक थे, समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट। वही दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि कभी कभी क्या होता था कि एक ही व्यक्ति बहुत से पोस्ट को संभालता था, जैसे कि हरिसेन महादंड नायक भी थे, कुमार अमित्या भी थे। कुमार अमित्या का अर्थ है इम्पोर्टेंट मिनिस्टर। संधि विग्रहिका भी थे, यानी कि मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। और तीसरा कह रहा है कुछ लोग जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव थे, जैसे कि नगर श्रेष्ठी, जिन्हें चीफ बैंकर या व्यापारी कहा गया है। फिर है सार्थवाह, यानी कि व्यापारी कैरवान्स का लीडर। उसके बाद है प्रथम कुलिक, चीफ क्राफ्ट्समैन। और फिर है कायस्थ, यानी कि स्क्राइब्स। तो ये सब जो पॉलिसीज बनाई गई थी ये इफेक्टिव तो थी, लेकिन क्या होता है कि इनमें से कुछ जो थे वो पावरफुल होने के बाद इंडिपेंडेंट किंगडम बना लेते हैं, अपना साम्राज्य बना लेते हैं। अब आगे देखते हैं। तो आगे इसमें कह रहा है अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी। इसमें कह रहा है कि जो आर्मी थे वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और मेंटेन्ड थे, जिसमें एलिफेंट, चैरियट्स, कैवलरी, फुट सोल्जर्स, मिलिट्री लीडर्स थे जो राजा को अपने ट्रूप्स देते थे जब भी उन्हें जरूरत पड़ती थी। उनमें से कुछ को रेगुलर सैलरीज नहीं मिलती थी और कुछ को जमीन ग्रांट किया जाता था, जिनका जो रेवेन्यू था वो कलेक्ट किया जाता था। उन्हें समंताज कहा जाता था। अगर कोई राजा वीक होता था तो ये समंताज पावरफुल होके इंडिपेंडेंट हो जाते थे। अब यहाँ पे असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम कह रहा है, जो कि इंस्क्रिप्शन मिला है पल्लवास का। उसमें कह रहा है कि सभा ऑफ ब्राह्मण्स। ये सभा ऑफ ब्राह्मण्स जो थे, इन्हें फंक्शन करने के लिए सब कमिटीज थी, जो कि इरिगेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, रोड्स बनाना, टेम्पल्स बनाना, ये सब देखते थे। उसके बाद उर था, जो कि विलेज असेंबली होता था बिना ब्राह्मण्स के। उसके बाद नागरम था, जो कि व्यापारियों का संघ था। देखिए, हम ये सब जो टर्म पढ़ रहे हैं, ये हम लोगों ने जो शुरू से चैप्टर्स में एक एक टर्म का मतलब देखा है वही मतलब रहेगा। आगे जाकर के ये अभी मॉडर्न का जो टर्म है उससे इसका मतलब नहीं निकालेंगे। इसीलिए चैप्टर धीरे धीरे एक सीढ़ी की तरह बताया है। पहले टर्म्स बताया, उसके बाद उन टर्म्स का मीनिंग बताया और उन टर्म्स को अब यहाँ पे यूज कर रहा है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स। तो यहाँ पे कालिदास के बारे में बता रहा है, जो कि चंद्रगुप्त II के कोर्ट में पोएट थे, जिन्होंने बहुत से प्लेस को लिखा है, यानी नाटक लिखा है। तो कई प्लेस में जो अधिकांश ब्राह्मण और राजा हैं वो संस्कृत बोलते हुए पाए गए हैं, और वहीं वुमेन और मेन जो हैं, जो किंग और ब्राह्मण्स नहीं है, वो प्राकृत बोलते हुए पाए गए हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि संस्कृत एक कठिन लैंग्वेज है, और जैसा हम लोगों ने पहले देखा था, अशोका ने प्राकृत लैंग्वेज का यूज इसलिए किया था ताकि हर कोई पढ़ सके। जैसे आज हिंदी सबसे ज़्यादा बोला जाता है, या फिर इंग्लिश कह सकते हैं, इजी वे ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं। तो कालिदास का एक फेमस प्ले है जिसका नाम है अभिजना शकुंतलम। ये एक लव स्टोरी है राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच का। तो वहीं पे एक यहाँ पे कहानी है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि चाइनीज पिलग्रिम फाहीन जब आते हैं तो वो कुछ नोटिस करते हैं लोगों के बारे में, कि जो ऊंचे और शक्तिशाली लोग थे वे कुछ लोगों को अछूत मानते थे। अब यहाँ पे वर्ड्स को समझने की ज़रूरत है। ऊंचे और शक्तिशाली लोग यानी कि वो कोई भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी हो सकते हैं, समंता भी हो सकते हैं, वो कायस्थ भी हो सकते हैं। वे लोग जो मौका पाते ही इंडिपेंडेंट होने की फिराक में रहते हैं। और वहीं ये कह रहे हैं कि जब वो नगर में प्रवेश करते थे तो उन्हें लकड़ी पे आवाज करना होता था ताकि लोगों को पता चल जाए कि वो आ गए हैं। अब यहाँ पे जो भान भट्ट हैं, जो कि हर्षवर्धन के पोएट हैं, उन्होंने प्रस्तुत किया है राजा के सेना के बारे में। अब आगे देखते हैं आखिरी में यहाँ पे क्या बताया है।
तो आखिरी में यहाँ पे अरेबिया के बारे में कह रहा है। अरेबिया जो है एक डिजर्ट एरिया है। जो अरब व्यापार और सेलर्स थे उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है भारत और यूरोप के ट्रेड के बीच में। जो अरब के लोग, जो वहाँ के लोग रहते थे, उन्हें बिडोयंस कहा गया है। बिडोयंस यानी कि खाना बदोश। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग जानवर पे रिलाई करते थे, जैसे कि कैमल हो गया, क्योंकि वहाँ पे वो डिजर्ट एरिया है तो एग्रीकल्चर बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो वही जानवर खा के वो रहते थे, खाना बदोश ट्राइब थे। और 7th सेंचुरी यानी कि 610 सेंचुरी में जो प्रोफेट मोहम्मद है उन्होंने नया रिलीजन इस्लाम अरेबिया में लाया था। आप समझ सकते हैं कि 610 में ये कितना लेट था, जब हमारे भारत में कितना कुछ हो गया था, एक बिल्कुल डेवलप्ड हो चुका था तब तक। तो उस समय पे ये मोहम्मद लाता है इस्लाम क्रिश्चियनिटी की तरह ही। और यहाँ पे ये कुछ कुरान के वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो फिर कह रहा है कि 100 साल के भीतर भीतर इस्लाम जो था वो नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान, इंडिया तक फैल गया था। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये जितने भी महाजन पद बनने के बाद रिलीजन बने हैं, ये कॉमन सेंस की बात है कि चाहे वो बुद्धिस्ट हो, जैनिज्म हो, रिलीजन जैसे कि इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, ये जितने भी रिलीजन या सेक्ट बने हैं ये या तो फोर्सफुली कन्वर्ट करने के बाद स्प्रेड हुए हैं या फिर नॉलेज से स्प्रेड हुए हैं। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म तो नॉलेज से स्प्रेड हुआ था, और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जैसे भारत में सबसे ज़्यादा ये फोर्सफुली हुआ था। जब हम मिडाइवल से ये पढ़ेंगे मॉडर्न तक, तब हमें ये फैक्ट्स मिलेंगे कि किस तरह से उन्होंने आकर के भारत में आतंक मचाया था, चाहे वो मंगोलियंस हो गए, अरब्स हो गए। बुद्धिज्म की शुरुआत हम लोगों ने बुद्धिज्म का भी फैक्ट देखा था कि कैसे बुद्धा सरनाथ जाकर के सबसे पहला कन्वर्ट कराते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन 2 ब्राह्मण्स का। तो यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो एक बार हम लोग इसका समरी कर लेते हैं। हम लोगों ने सब चीज डिटेल में पढ़ लिया, लेकिन हमें जो अब इसमें पॉइंट्स याद रखने हैं वो भी याद रखने हैं। और समरी में देखिए यहाँ पे तो अशोकन पिलर है प्रयागराज का, वहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति मिलता है जो कि हरिसेन ने लिखा था, जो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे, और हरिसेन उनके बारे में लिखते हैं। उसके बाद यहीं पे समुद्रगुप्त ने कॉइन बनवाया था जिसमें वो खुद बीना बजा रहे होते हैं। और उसके बाद हरिसेन बताते हैं कि 4 प्रकार के राजा होते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये मैप में देखा, और फिर जेनियोलॉजी यानी वंशावली हम लोगों ने देखा, जो कि समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त था और उनकी माता का नाम कुमारा देवी था। और वहीं चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त दोनों ने ही महाराजा अधिराज का बनाया था, और समुद्रगुप्त के बेटे का नाम चंद्रगुप्त II था, जिन्होंने शाका रूलर रुद्र सिम्हा III को हराया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उनके कोर्ट में कैसे विद्वान लोग थे, आर्यभट्ट और कालिदास जैसे लोग। फिर हम लोगों ने देखा कि हर्षवर्धना, जिनके ऊपर बायोग्राफी लिखी गई है, हर्षचरिता, जो कि उनके कोर्ट पोएट बाण भट्टा ने लिखा है। और वहीं उनके कोर्ट में शुआनजांग आते हैं, चाइनीज पिलग्रिम, और वो 16 साल की उम्र में ही राजा बन जाते हैं। और जब उनके बहन के पति की मृत्यु हो जाती है शशांक रूलर के द्वारा, जो कि कन्नौज के राजा होते हैं, तो वो उनका रिवेंज लेते हैं। और वहीं जब वो नर्मदा क्रॉस करके दक्कन आते हैं तो उन्हें पुलकेशिन II हरा देते हैं। पुलकेशिन II जो कि चालुक्य रूलर होते हैं। फिर हम लोगों ने पल्लवास चालुक्य के बारे में देखा, और यह भी देखा कि कैसे वो एक दूसरे के कैपिटल पे अक्सर अटैक करते हैं। फिर वहीं हम लोगों ने देखा कि चालुक्य रूलर के जो कोर्ट पोएट होते हैं रवि कीर्ति, वो कैसे हर्षा के बारे में लिखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसा था किंगडम एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर हम लोगों ने न्यू काइंड ऑफ आर्मी देखा, जहाँ पे आर्मीज को जो लैंड ग्रांट होता था उसका रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले को समंताज बोला जाता था। फिर हम लोगों ने असेंबलीज के बारे में देखा, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ टर्म्स देखे, जैसे नगरम हो गया, उर हो गया, ठीक है। और फिर कालिदास जैसे पोएट्स को देखा जो प्लेज लिखते हैं, जो जिनका एक फेमस प्ले है अभिजनना शकुंतलम। उसके बाद यहीं पे शकुंतला का स्टोरी है। उसके बाद हम लोगों ने चाइनीज पिलग्रिम फाहिन के बारे में देखा, कैसे उन्होंने जो देखा वो लिखा। उसके बाद आखिर में हम लोगों ने यहाँ पे इस्लाम कब आया और अरब के लोग कैसे खाना बदोश थे उसके बारे में देखा। तो यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।